कौन नदी है तू करना सा हो करना ही ला बुझाई अब वहाँ जब हमने तो लिख के दे देवल जाए अधिकारी सब नहीं कहो उनका लोग जिम्मेदारी न बना हम जाए कि ना जाए हमें आवाज ना आवेला आवाज ना हो तो आवता आगे पीछे नहीं बस इसमें बस जो है पीछे ले ले नोट लेना मतलब सबको नया हुआ भारतीय जनता पार्टी का कारवा कर रहा है सब जाति समुदाय का समर्थन हमको मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब प्रदेश में बनेगी ये तय हो चुका है तो पूर्ण बहुमत से ऊपर जाए इसके लिए हम प्रयास करेंगे। अब हम कार्यक्रम को विलंब न करते हुए अपने लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान मनोज सिन्हा से आग्रह करेंगे कि हम सब कार्यकर्ताओं को करने का काम करें। आदरणीय अध्यक्ष जी मंच पर विराजमान विधानसभा क्षेत्र से उक्त विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार रहे श्री विजय द्विवेदी जी, पार्टी के उपाध्यक्ष श्री रमाकांत सिंह जी, गवर्नर मंडल के अध्यक्ष जी, जवानिया मंडल के अध्यक्ष श्री मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय झारखंडे पांडे जी, विजयनंदन सिंह जी, सुनील सिंह जी, युवा मोर्चा के आजाओ अध्यक्ष जी, इस सभा के संचालक और पार्टी के जिला मंत्री श्री अनिल यादव जी, यहां उपस्थित इस गांव के तथा आसपास के सभी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता बंधुओं, आने वाले समय में अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व मैं समझता हूं कि इस समय ज्यादा बढ़ गया है। ठीक कहा अनिल यादव ने कि देश में वातावरण हमारे अनुकूल है। पिछले अनेक वर्षों से हम लोग भी पार्टी के काम में लगे हैं, कई चुनाव हम भी लड़े हैं, हारे हैं, जीते हैं, लेकिन इस तरह की अनुकूलता भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने देखी नहीं थी। समाज के सभी वर्गों में श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक विशेष प्रकार का उत्साह बना है और उसका कारण समझना चाहिए कि 10 वर्षों में आम आदमी की तकलीफें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि आम आदमी इस पूरी सत्ता और शासन व्यवस्था से हताश और निराश हो गया है। उसे यदि कहीं आशा की किरण दिख रही है तो वो निश्चित रूप से श्री नरेंद्र मोदी में ही दिख रही है और जो जिम्मेदारी श्रीमान नरेंद्र मोदी को दी गई उस जिम्मेदारी का उन्होंने ठीक प्रकार से निर्वहन किया। मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात प्रदेश का सबसे विकसित प्रदेश बनाया और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अनेक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी गुजरात के विकास मॉडल पर शोध कर रहे हैं
साबरमती का नाम आप में से अधिकांश लोगों ने सुना होगा। बचपन से ही हम लोग जब महात्मा गांधी को याद करते हैं तो यह गीत सबको मालूम है कि साबरमती के संग तूने कर दिया हमारे। इस देश में मेरे ध्यान में जहां तक है, आपके भी ध्यान में होगा कि भारत सरकार ने गंगा प्रदूषण इकाई की स्थापना की और जो हम सबके लिए पवित्र नदी है, मां के समान है गंगा, उसका जल स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए। गंगा एक्शन प्लान 1 और प्लान 2 जो बीत गए, गंगा का पानी अभी तक न निर्मल हुआ, न स्वच्छ हुआ, न पवित्र हुआ। लेकिन इस देश में एक ही नदी है साबरमती, जिसका पानी निश्चित रूप से औद्योगिक प्रदूषण के कारण बहुत ही दूषित हो गया था। और इधर अगर कोई अहमदाबाद गया होगा पिछले 2 साल में, 3 साल में, तो मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में किसी एक नदी का पानी निर्मल बना है, स्वच्छ बना है, तो उसका नाम साबरमती है। उसका श्रेय जिसके कारण मुझे लगता है कि देश की जनता में विश्वास बना है। लेकिन अटपटे बयान भी लोगों के आए हैं कि चाय बेचने वाला कैसे प्रधानमंत्री होगा। मैं समझता हूं इस देश में जाति और पैसे की पूजा कभी नहीं हुई। इस देश में प्रतिभा की, योग्यता की और क्षमता की पूजा हुई। अब कौवा अगर एकदम मकान के शिखर पर ही बैठे तो मुझे लगता है कि देश के लोग कभी कौवे की पूजा नहीं करेंगे। गरुड़ जमीन पर भी रहेगा तो गरुड़ सूंघा जाएगा। और नरेंद्र मोदी आज भारतीय राजनीति के गरुड़ हैं और इसलिए लोग उनकी पूजा कर रहे हैं और उनके लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। अब देश में कुछ लोगों को दर्द हो रहा है कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन रहा है। मैं समझता हूं जब ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लोकतंत्र में जनता जिसके पक्ष में होगी वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरों, मैं इसे चुनाव केवल नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि 2014 में केवल लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रीयता पर जनमत संग्रह हुआ है। जो राष्ट्रीय ताकतें हैं सब एक साथ एकजुट होकर के केवल एकता में लगी है कि ये केंद्र प्रकार किसी भी प्रकार श्री नरेंद्र मोदी को रोक दिया जाए। और उसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, जितने नाम आप लीजिए सब मुझे लगता है कम है। और इसलिए कम से कम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों का दायित्व है कि इस बार ये लिखेंगे तो शायद हमें आने वाले समय में इतिहास माफ नहीं करेगा। वो अपनी ताकत लगा करके और केवल प्रदर्शन से मुझे लगता है कि काम बनता नहीं है। वातावरण हमारे अनुकूल है। लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिले, लेकिन जो लोग चाहते हैं उन तक हम जाएंगे ही नहीं। और यह विश्वास उनके मन में यदि हम नहीं पैदा कर पाएंगे कि नहीं आप हमारे साथ हैं, हम भी जानते हैं और हम आगे ध्यान भी रखेंगे इस बात का, तो शायद इस वातावरण का लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। जितना उठा सकते उतना नहीं उठा पाएंगे। इसलिए यहां उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा आग्रह है कि 3-4 बातों का ध्यान बड़ा आवश्यक है। कार्यकर्ता के लिए जो पहली आवश्यक शर्त है वो है संयम। और जब हम संगठन में काम करते हैं तो कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय, और जब समाज में काम करते हैं तो मैं मानता हूं कि सेवा और संघर्ष, और जब राष्ट्र स्तर पर काम करते हैं तो राष्ट्र के लिए समर्पण, ये 4 तत्व यदि हम समाहित कर लें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, व्यक्तिगत संयम और किसी के सामने कुछ बोल देना, अरे ये तो जगह ना करिए, अरे कहीं नहीं है भाई, किसी की भावना को हाथ करने की जरूरत नहीं है। एक नई परिस्थिति पैदा हुई जिसमें समाज के हर वर्ग का आदमी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। उसको भी देश से उतना ही लगाव है जितना बाकी लोगों को है। वो भी चाहता है कि यह देश मजबूत हो। वो अब संचार के माध्यम इतने तीव्र हो गए हैं, हर व्यक्ति को पता है
कि कब हमारे जवानों का सर कलम किया गया, कब चीन आकर के झंडा डाला। और सब लोग चाहते हैं कि राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा वो निश्चित रूप से एक ऐसी सरकार आवे जो उसका ख्याल रख सके। राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रश्न पर कोई समझौता न करे। तो इसलिए मेरा आग्रह होगा कि प्रथम अनिवार्य और आवश्यक शर्त है किसी भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए कि संयम बड़ा आवश्यक है और आपस में समन्वय। हम कुछ करना चाहते हैं, बीके त्रिवेदी कुछ करना चाहते हैं, अश्विनी सिंह कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है हम तीनों एक ही जगह पहुंचना चाहते हैं, तीनों का लक्ष्य एक ही है, पहुंचने के तरीके में अंतर हो सकता है, लेकिन अगर तीनों ने बैठ करके कुछ तय किया और एक राय बनी उस रास्ते पर सब लोग चले तो मैं समझता हूं कि सुगमता से वो लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तीन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। और मैंने जैसा कहा कि ऐसा वातावरण मैंने नहीं देखा 98, 98, 99 ये सब चुनाव में लड़ा हूं, उससे भी मैं समझता हूं कि ज्यादा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज जनता के बीच दिख रहा है। लेकिन कोशिशें तमाम प्रकार की होंगी और एक बात समझने की है कि लंबे समय बाद 1999 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो चुनाव नकारात्मक नहीं था, सकारात्मक आधारों पर चुनाव हुआ। वाजपेयी जी ने अल्प समय में जो काम किया था उसके आधार पर जनता से जनादेश मांगा। ये 99 के बाद देश में पहला चुनाव है जिसमें चुनाव में विकास प्रमुख मुद्दा बन गया है। और यह बात आप कह सकते हैं कि भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु में विकास को जिस व्यक्ति ने प्रमुख मुद्दा बनाया है उसी का नाम नरेंद्र मोदी है। हमारे विपक्षी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि इस मुख्य मुद्दे से जनता का ध्यान हटाया जाए। ओवरा पोस्ट में कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है मैंने देखा नहीं है क्योंकि टेलीविजन देखने का समय नहीं मिला, मित्रों ने बताया। और वो 92 का स्टिंग ऑपरेशन बीच में कितने चुनाव हो गए वो देश की जनता के सम्मुख नहीं आया। इस बार उसका भी प्रयोग किया जा रहा है, पता नहीं वो फर्जी है स्टिंग ऑपरेशन की क्या है, लेकिन 22 वर्ष में अनेक चुनाव हो गए, वो पता नहीं किस तिजोरी में रखा हुआ था कि वो नहीं निकला, चुनाव आया है तो फिर जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। मित्रों, तस्वीर बड़ी साफ है। 77 और 89 ये दो चुनाव ऐसे थे जिसमें जनता पार्टी की आंधी थी और जनता दल की लहर थी। लेकिन इन दोनों चुनावों में दक्षिण भारत में कांग्रेस कमजोर नहीं हुई, कांग्रेस का किला कमजोर नहीं हुआ। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से भारी संख्या में कांग्रेस के सांसद जीत करके आए थे। ये पहला चुनाव है, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, कांग्रेस का हर जगह से सफाया हो रहा है। और शायद 57 से चुनाव हो रहे हैं, ये पहला चुनाव होगा जिसमें कांग्रेस को 100 से भी कम सीटें मिली। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बारे में कुछ बताया जाए, मुझे लगता है जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। एक दिन ग्रामर में एक कार्यक्रम था तो मैंने उस दिन भी कहा था कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही अपराध है और बहुजन समाज पार्टी के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। तो जब इनको अवसर मिलेगा तो जिसके डीएनए में ही है तो वो तो काम वही करेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार 2 साल से चल रही है, क्यों बनी थी बताने की जरूरत नहीं। बसपा के भ्रष्टाचार से, उनके निरंकुश व्यवहार से, कुशासन से उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त थी और उसने समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी। अखिलेश यादव जी बाहर से विदेश से पढ़ करके आए थे, युवा से मासूम रखते थे, लोगों को लगा दिखाया कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सामान्य जनता इस सरकार से अत्यंत निराश हुई और जो संदेह पहले व्यक्त किया जा रहा था वो शुरू हो गया है। व्यापारी लूटे जा रहे हैं, हत्याओं का बेअंत सिलसिला प्रारंभ हो गया है, दंगों की भरमार हो गई है, थाने लूट के अड्डे हो गए हैं। जो समाजवादी पार्टी के डीएनए में वो सब काम हो रहा है। और वैसे भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में इसलिए नहीं भागीदार है कि उनको सरकार बनाए। सरकार बनाने का दावा या तो भाजपा का है या कांग्रेस का है। ये केवल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। 10-5 सीट अगर खुदा न खास्ता जीत भी जाएंगे
तो या तो खरीदे जाएंगे या बेचे जाएंगे, यही इनका काम है। तो यह बात सामान्य लोगों को समझाने की जरूरत है। भाई लोकतंत्र में सबसे अमूल्य अधिकार हमारे पास जो है वो वोट देने का अधिकार है, और हम अपना वोट ऐसे व्यक्ति को न दें जो जा करके खरीदा जाए या बेचा जाए। तो इस बात को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आइए, और मुझे लगता है कि कभी आगे जब सभा होगी तो मैं विस्तार से भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र, कांग्रेस और बाकी लोगों की बात मैं करूंगा। कार्यकर्ताओं से मेरा एक आग्रह जरूर है, मैं आपकी भावना पूरी तरह से समझता हूं, लेकिन आप, और ये भी सच है कि हम जहां काम करते हैं उसी क्षेत्र को अपना लोकसभा क्षेत्र समझते हैं। अब 35 दिनों में 17 लाख मतदाताओं के पास पहुंचना कोई उपाय नहीं। वो सड़क से मंदिर पैदल आने या मंदिर पर आकर सभा करें या घर घर घूमे, तो अगर केवल 12 लोकसभा है तो एकदम किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कांग्रेस चौरसिया जमुना पड़े तो रात भर में चलने को तैयार हूं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, शुभचिंतक हैं, वो इतने समझदार हैं। मैं ये सोच रहा था कि ये वही सड़क से कहेंगे कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, बस यहीं मिलिए और जाइए आगे, बाकी जगह देखिए। 12 और इस इलाके से निजी तौर पर भी अधिकांश कार्यकर्ता जो हैं उनसे मेरा लंबे समय से संपर्क है। कुछ युवा नौजवान जो उस समय बच्चे थे अब युवा हो गए हैं, तो उनसे भी आने वाले 6 महीने में संपर्क हो जाएगा। लेकिन बाकी जो 30 वर्ष के ऊपर के लोग हैं, लगभग अधिकांश लोगों से मेरा परिचय है। सब लोगों को मैं जानता हूं, वो लोग मुझे भी जानते हैं, ठीक है ना पड़े। ये है कि अभी इस बार चमचम खिलाए हैं, थोड़ा उसमें कंजूसी नहीं। आगे मैं जरूर आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं कि अगला जब कार्यक्रम होगा तो भरपूर मात्रा में मुन्ना पानी चमचम का इंतजाम करेंगे। ऐसा है कि हम लोग अब नेता भी हम लोगों को जो है जीत करके पूरे गांव में खूब कई दिन भ्रमण करेंगे और इनको जो खूब मजे में चमचम कई दिन खिलाया जाएगा। लेकिन एक बात मैंने जो कही कि अब 17 लाख मतदाताओं के पास पहुंचना, हम भी सुबह से लेकर रात 12 बजे तक रोज यही काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, नेता हैं, सब इस काम में लगे, लेकिन जो भी ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है। आप सबसे मुझे एक निवेदन करना है, प्रार्थना करनी कि अधिक नहीं अपने गांव के एक मतदाता तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जरूर जाए, बिना किसी भेदभाव के, बिना यह मानते हुए कि फला आदमी वोट देगा या नहीं देगा। इस बार सबके घर तक अगर समूह बना करके, जहां अच्छी संख्या है कार्यकर्ताओं की, और कोई जरूरी नहीं कि एक दिन में खत्म करें, एक सप्ताह में यह हम लक्ष्य तय करें, घर तक, हर मतदाता तक हम जाएंगे, अपनी बात कहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए उसको तैयार करेंगे। तो मैं समझता हूं कि यही काम बड़ा काम हो जाएगा और तब फिर आपका चमचम खाने में बहुत मजा आएगा। मैं इतना ही निवेदन करते हुए यहाँ के पार्टी के अपने सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को और जो पार्टी में हमारे साथी आए हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और उनको भरोसा देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप एक वरिष्ठ परिवार के नाते रहेंगे। आपका सम्मान और स्वाभिमान सदैव भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
गाड़ी जमा करना है तो बाइक को मत पार्टी गाड़ी गाड़ी में सब बीच में बहुत हो जाएगा। गिलास पकड़ा जा।
पैसा जा नेता क्या भैया एकदम पीछे पड़ गई बोला हमने का क्या कर बोले कि मंत्री जी की देखा ये लोग रहा रिकॉर्डिंग करता है कि ये लोग रहा सुंदरम तुम्ही हो मतलब जाएंगे लेकिन 5-6 बार कभी 5-6 बार खातिला मनी सही गाड़ी चला ये हरे गाड़ी वही गाड़ी बताओ यार बोलवाना तो गाड़ी पिंटू भैया विष्णु हाँ ले अबुदेव जी नमस्कार प्रणाम प्रणाम सबको दे दीजिए कितना भाई ये नारा भैया लगा मांग रहा है नरेंद्र मोदी मनोज सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी मनोज सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी मनोज सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद हर मोदी घर घर मोदी चल जाओ राजनाथ सिंह मनोज सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद राजनाथ सिंह मनोज सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी मनोज सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है चलिए आई
प्रमुख बड़ा ही है पिछवाई अरे वहाँ जो बैठावाइए क्या है भाई कुछ लोग बैठे तो पहले बाहर का बैठ जाए भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान मनोज सिन्हा का चौराई में आगमन हो चुका है। बड़े भाई पिंटू सिंह जी, बड़े भाई मुन्ना सिंह जी, विष्णु प्रताप सिंह, समस्त कार्यकर्ताओं, पिंटू सिंह जी, तमाम मित्रों का यह आग्रह था कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान मनोज सिन्हा का आगमन हमारे यहाँ हो। उनके कहने पर भी, उनके आग्रह पर, कार्यकर्ताओं के उत्साह पर, नौजवानों के उत्साह पर श्रीमान मनोज सिन्हा जी का कार्यक्रम क्षेत्रों में बनाया गया। बड़े भाई पिंटू सिंह का, मुन्ना सिंह का, विष्णु प्रताप का सहयोग और आशीर्वाद लेते हुए मैं अब चाहूंगा कि अब यह संचालन का काम विष्णु प्रताप जी स्वयं करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय मनोज सिन्हा जी का आगमन हो चुका है। हम सबसे पहले बड़े भाई पिंटू सिंह, राकेश सिंह पिंटू, जहाँ कहीं भी हो आकर के तो सब बोलने का कष्ट करें। गाजीपुर लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय मनोज सिन्हा जी, भाई महामंत्री अनिल यादव जी, जिला अध्यक्ष रमाकांत सिंह और भाजपा के तमाम उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं और हमारे गांव के बुद्धिजीवी बुजुर्ग और जो भी सम्मानित व्यक्ति हों, यहाँ पर आए उन लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले वर्तमान प्रदेश में ये देखना उपस्थित होता है, जरूरी हो जाता है कि इस इलेक्शन जो होने जा रहा है 2014 में, इसका भारत के निर्माण के लिए, भारत के विकास के लिए और भारत के स्वाभिमान के लिए इस इलेक्शन की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि ये इलेक्शन अब गाजीपुर लोकसभा, उत्तर प्रदेश या किसी प्रकार के चुनाव से कोई मेल नहीं खाता है। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री का दादा है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको लेकर एक अजीब सी लोगों के बीच बहुत बेचैनी बढ़ी हुई है। कारण क्या है? मोदी जी इतने लोकप्रिय क्यों हैं? तमाम सवाल सर्वे आ रहा है कि लोग मोदी को पसंद करते हैं। आखिर में मोदी में ऐसी क्या खूबी है कि लोग मोदी को पसंद करते हैं?
सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, अगर इसको लोग जान जाएंगे कि मोदी इतने लोकप्रिय क्यों हैं, मोदी को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा चीज है कि हमको लगता है कि हिंदुस्तान की जो 50% जनसंख्या हिंदू के 60% है, ये कहीं बहकने वाली नहीं है। एक वोट इधर उधर नहीं जाएगा। इसका सर्वप्रथम कारण हमको चलना पड़ेगा 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ था। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो हिंदू और मुसलमानों के नाम पर हुआ था। लेकिन बंटवारे के बाद कुछ ऐसा खून खराबा हुआ, ऐसा संघर्ष हुआ जो मानवता के खिलाफ था। उस समय के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, गांधी जी थे और तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, इस पक्षपात को बचाने के लिए जो व्यक्ति जहां रहना चाहे सुरक्षा से वहां रहे और वहां से अपना काम कर सकता है। इसका भी वहां विरोध हुआ, कई लोग समर्थन किए। सारी बातें बहुत इतिहास पुराण हो चुके, सब लोग जान चुके हैं। लेकिन आते आते समय में पिछले 57 साल के बाद हिंदुस्तान में एक बार फिर एक करवट लिया है। भैया क्यों प्रॉब्लम है? माइक था हम बोले नहीं चाहते नहीं यार, तुमके बोलने दे तो कुछ आते आते 57 साल के बाद आज हम अपने को कहीं भी यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं मस्जिद में जाते हैं, कभी मालूम नहीं है कि कहाँ बम विस्फोट हो जाए। आतंकवाद हमारे कपार पर, हमारे सर पर, हमारे हिंदुस्तान पर इतनी जोर शोर से नाच रहा है कि इसका कोई अब ठोस उपाय नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारा इसका हल कौन निकालेगा। इसके खिलाफ हमारे जितने नेता हैं वर्तमान में इसके खिलाफ बोलने से बचते हैं, क्योंकि सेकुलर के नाम पर उनको वोट चाहिए। अगर मैं बोलता हूं तो कहीं न कहीं मुसलमानों का विरोध करूंगा, उनके दिमाग में डूब गया है। और इस वर्तमान परिदृश्य में महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो कि अभी भी हैं, गौर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा एक ही है कि आज हिंदू जनमानस में या पूरे भारतीय संस्कृति में ये चीज दिखाई दे रहा है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश में भारत की स्थिति बहुत सुदृढ़ होगी, जो कि इस समय एकदम हाशिए पर चली गई है। और इससे हमको कहीं न कहीं अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है कि हमारे देश का इतिहास क्या था, हम क्या थे और कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं। इस वर्तमान परिदृश्य में हमको एक ही व्यक्ति दिखाई देता है, वो है नरेंद्र मोदी, जो हमारे स्वाभिमान और हमारे देश की इज्जत को बचाने का ख्याल करेगा। और दूसरी बात है, देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान दिया जाए तो तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लोकल मुद्दा हर जगह हावी है, फलाना ऐलान, फलाना ऐलान, फलाना ऐलान। मैं भाई मनोज सिन्हा की आलोचना ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ये जाते जाते ये भी इनके शिकायत रही कि पिछले 5 साल इन्होंने यहाँ के सांसद रहे क्या किया। सर आप करें या कुछ न करें, लेकिन जीतने के बाद अपने लोगों को दर्शन तो जरूर देते रहे। मैं आपसे आज एक बात करूंगा, क्योंकि भाजपा पार्टी आपके उत्तर प्रदेश में किसी दिन बहुत बड़ी सत्ता में थी और पूर्व बहुमत के साथ इसी सरकार थी, लेकिन ऐसी क्या कारण हुई कि आज बीजेपी को उनसे गठबंधन, उसमें गठबंधन, ये वो करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं आपके द्वारा चूक हुई, कहीं न कहीं आप अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए, और सबसे बड़ी कारण यह पड़ी कि आप आज उस हाशिए पर चले गए हैं कि आपको एक व्यक्ति के रूप में एक ऐसा व्यक्ति मिला है कि लग रहा है कि नहीं फिर से भाजपा का पुनरुद्धार होगा। तो मैं इसी बात के साथ ये कहना चाहूंगा कि उस व्यक्ति के मान सम्मान की लड़ाई है, उसकी प्रतिष्ठा के लिए आप लोग अपने को चुनाव जीतने के बाद भी इस गाजीपुर लोकसभा के लिए सर्वस्व झोंकने का काम करेंगे कि दोबारा आपको कोई व्यक्ति ये कहने को मौका न मिले कि मनोज सिन्हा को मैंने वोट दिया और मनोज सिन्हा ने हमारे क्षेत्र में फिर दिखाई नहीं दिए। इस चीज के लिए मैं आपको अगर गलत बात बोला हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति यही है। दूसरी चीज, गाजीपुर एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है कि यहाँ पर 3 जिले के बलिया, गाजीपुर और कोई यहाँ से कट कर निकलता है। इतने मंत्री हैं, इतने यहाँ आपके जो लोकसभा के सांसद थे वो यहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन हमको लगता है कि पूरे पूर्वांचल में अगर सबसे ज्यादा रोड कहीं खराब है तो आपका गाजीपुर का है। यहाँ पर तो हम जाते हैं गाजीपुर तो दिखाई देता है कि सारा बस अब गड्ढा में गिर जाए तब गिर जी, लोग घर से बस में जाना छोड़ दिया है। तो ये कहीं न कहीं किसी भी पार्टी के नेताओं रहे, कोई ने गाजीपुर का विकास करने का कभी काम नहीं किया है। तो वर्तमान परिदृश्य में मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी की बात में सरकार बने और आप
ये गाजीपुर का इतिहास रहा है कि जब भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है तो निश्चित ही केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री का दर्जा तो आपको मैं चाहूंगा कि हमारे गांव के लोग सोच विचार कर अपने बुद्धि को विवेक के अनुसार मतदान करें, क्योंकि बाद में उनको फिर ये कहने का मौका न मिले कि हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे चाहिए था ये करना लेकिन मैंने नहीं कर पाया। क्योंकि वर्तमान प्रदेश में कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि जो मोदी को तुलना कर सके या मोदी के सामने खड़ा हो सके। इसलिए मैं एक बार और कहता हूँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगली कड़ी में समय अभाव होने के कारण मैं सीधे माननीय मनोज सिन्हा जी से आग्रह करूंगा कि माननीय नेताजी आए और कुछ कहें। भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल के अध्यक्ष जी, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और इस विधानसभा के प्रभारी श्री रमाकांत सिंह जी, आदरणीय झारखंडे पांडे जी, गवर्नर मंडल के हमारे अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह जी, जिला मंत्री श्री अनिल यादव जी, श्री ब्रजनंदन सिंह जी, श्री कमलेश सिंह जी, श्री देव उपाध्याय जी, सुनील सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, इस गांव के सम्माननीय नागरिकगण तथा नौजवान मित्रों, मेरे पूर्व श्री राकेश सिंह पिंटू ने अपनी बात कही है और मुझे लगता है कि मेरा काम आसान कर दिया है। वोट क्यों दिया जाए इस बात को बखूबी उन्होंने आपको बताया है। किसको दिया जाए ये भी मुझे लगता है कि उसका चित्रण उन्होंने बहुत ठीक ढंग से किया है। ये सच है, ये चुनाव लोकसभा का है, विधानसभा का नहीं है। सरकार बनाने का दावा दो ही दल कर रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस। बाकी के हमारे प्रदेश के जो दो दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इनका प्रभाव क्षेत्र सीमित है, महज उत्तर प्रदेश तक है और केवल 80 सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार उसकी बनेगी जिसके समर्थन में कम से कम 272 लोकसभा के सदस्य होंगे। अब 80 में 10 सीट, 20 सीट, 5 सीट जो भी जीतेगा, तो यह बात तो स्पष्ट है कि वो सरकार नहीं बनाएगा, या तो खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। लोकतंत्र में मैं मानता हूं कि सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार देश के नागरिकों को मिला है वो मत देने का अधिकार है। तो हम मत ऐसे व्यक्ति को दें बाद में जिसका सौदा हो जाए, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होगा। मैंने जैसा कहा कि दो ही दल दावा कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आपने पिछले 10 वर्ष से इस देश में देखी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की चेयरपर्सन भी हैं। 10 वर्षों में इस सरकार ने देश को कहां पहुंचाया है, ये जरूर विचार करने का विषय है। 10 वर्ष पहले देश की स्थिति क्या थी? 2004 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की सत्ता छोड़ी थी। राकेश सिंह पिंटू ने ठीक कहा, अगर 2004 की तरफ आप अपनी निगाह ले जाएंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे। उस समय देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत थी, विदेशी मुद्रा का भंडार भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में था, राजकोषीय घाटा कम हुआ था और विकास के अनेक काम विशेष तौर से आधारभूत संरचना के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रारंभ हुए थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसी समय देश में प्रारंभ हुई, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उसी समय देश में प्रारंभ हुई और फ्रेट कॉरिडोर की स्वीकृति उसी सरकार ने किया था। माल गाड़ियों के चलने के लिए देश में अलग रेलवे लाइन बने,
इसकी स्वीकृति वाजपेयी जी की ही सरकार ने किया था। किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी उसी समय हुए थे। किसानों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दरों में कटौती उसी सरकार ने किया था। नए बंदरगाह और नए हवाई अड्डों का निर्माण उसी सरकार में हुआ था। अभी आधारभूत संरचना के जो काम प्रारंभ हुए तो देश में नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मिले और उद्योग भी देश के विकसित हुए। 1% यदि वृद्धि होती है देश के जीडीपी में तो लगभग 15 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है। 2004 में जो विरासत छोड़ी थी वाजपेयी जी ने, लगभग 8.5%, 8.4% की विकास दर से देश आगे बढ़ रहा था। और जो महंगाई का सूचकांक है, इन्फ्लेशन, वो 4.2 था। पूरे देश में ही नहीं दुनिया में भारत को लेकर के एक उत्साह का वातावरण है। 10 वर्षों में इस सरकार ने देश को कहां पहुंचाया है, मैं समझता हूं कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज विकास दर आधी हो गई है, 4.2, 4.3 पर आकर के टिक गई। और वो भी इसलिए है 4.2 या 4.3, इसमें कुछ राज्य हैं जो भाजपा शासित है, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है। और इन राज्यों की विकास दर आज भी 10 के ऊपर है। अगर भाजपा शासित राज्यों का प्रदर्शन अच्छा न होता तो यकीन मानिए ये विकास दर 3 के आसपास होती। महंगाई का जहां तक सवाल है तो अर्थशास्त्री एक अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, डबल डिजिट इन्फ्लेशन। मैंने 10 वर्षों में लगभग 9 वर्ष तक दहाई के सूचकांक से ऊपर महंगाई रही है। अब उस विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय। भारत सरकार 2 परियोजनाएं चला चुकी है, गंगा एक्शन प्लान 1 और गंगा एक्शन प्लान 2, लेकिन अभी तक गंगा का जल निर्मल नहीं हुआ, स्वच्छ नहीं हुआ। एक उदाहरण इंग्लैंड में है टेम्स नदी का, जो औद्योगिक प्रदूषण से पूरी तरह से जिसका पानी प्रदूषित हो गया था, उसको इंग्लैंड की सरकार ने स्वच्छ और निर्मल बना दिया। दूसरा उदाहरण हिंदुस्तान में यदि आप देखेंगे तो जो लोग अहमदाबाद गए हैं और साबरमती नदी को देखें, अहमदाबाद शहर के ठीक मध्य से साबरमती बहती। साबरमती भी कभी ऐसे ही औद्योगिक प्रदूषण से प्रदूषित हो गई थी, गंदी हो गई थी। और आज साबरमती का नाम सबने सुना है, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। प्राइमरी स्कूल से ही हम लोग ये गीत गाते हैं। जो लोग बापू का नाम जानते हैं वो साबरमती का भी नाम है। तो मैं समझता हूं कि इस देश की एक वही नदी है जो आज जिसका जल सबसे स्वच्छ और निर्मल है, और जो स्वच्छ और निर्मल बनाने वाला व्यक्ति है या जिसको श्रेय आप दे सकते हैं तो उसी का नाम नरेंद्र मोदी है। ये आपको मैं केवल आपके ध्यान में लाने के लिए बात कर रहा हूं। दूसरी बड़ी बात जो मैं मानता हूं कि लंबे समय से हम लोग भी राजनीति में काम कर रहे हैं। देश के चुनाव में, खासतौर से लोकसभा चुनाव में, ये अनेक वर्षों बाद ये पहला अवसर आया है जब भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु में विकास सबसे प्रमुख मुद्दा हो गया। देश के युवा के मन में भी अभिलाषा है विकास की, और देश के सामान्य लोगों के मन में भी ये अभिलाषा जागृत हुई। जहां श्री नरेंद्र मोदी ने विकास को प्रमुख मुद्दा बनाया है, वहीं हमारे विरोधी इस कोशिश में लगे हैं कि इस मुद्दे से देश की जनता का ध्यान बटाया जाए। कोबरा ने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया था 92 में। अभी 3-4 दिन पहले टेलीविजन पर समाचार आ रहा था, मैं तो टेलीविजन नहीं देख पा रहा हूं, किसी हमारे मित्र ने बताया कि अब वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जाएगा। 92 के बाद कितने चुनाव हो गए, कहां था वो स्टिंग ऑपरेशन? या तो वो फर्जी है या प्रायोजित है। उससे अब देश की जनता पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब देश की राजनीति में अनेक लोग हैं, अटपटे बयान दे रहे हैं। श्री नरेश अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कहा कि चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। मुझे लगता है कि ऐसे अटपटे बयानों से जिन लोगों के मन में संकल्प था श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का, उनका संकल्प मजबूत हुआ और लोगों ने तय किया कि चाय बेचने वाला तो जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। देश बेचने वाले गद्दारों को इस बार देश की जनता समझ सिखाएगी। यह संकल्प देश की जनता ने लिया है और उसका वातावरण दिख रहा है। कांग्रेस के तमाम लोग, चिदम्बरम साहब चुनाव नहीं लड़ रहे, मनीष तिवारी का चेहरा आप सबसे ज्यादा देखे हैं,
जब टिकट उनको दिया गया, मैंने उनको कहा गया चुनाव लड़ने के लिए, तो एक दिन पहले ही जाके अस्पताल में भर्ती हो गए, कहे कि तबीयत ठीक नहीं है। अब डूबता जहाज हो गया है कांग्रेस, उसके सहयोगी भी एक एक करके उससे हटते जा रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह ये करने आया हूं, ठीक कहा राकेश सिंह ने कि ये सवाल देश की अस्मिता का है, और मैं उससे आगे बढ़ करके एक बात कहता हूं, ये मित्रों आम चुनाव नहीं है। इस बार 2014 में राष्ट्रीयता पर जनमत संग्रह होने जा रहा है। जिसको इस राष्ट्र से प्रेम है वो निश्चित रूप से राष्ट्रीयता पर होने वाले जनमत संग्रह में राष्ट्रीय ताकतों के साथ खड़े होंगे और राष्ट्रीय ताकतों के साथ नहीं खड़े होंगे। यही मुझे आपसे आग्रह करना है। एक सुखद संयोग और है, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के बाद एक अवसर मिला है पूर्वांचल। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री बने थे अल्प समय के लिए। कांग्रेस की बैसाखी पर वो सरकार थी, इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के बाद पूर्वांचल का एक सांसद देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। आप सबको पता है कि श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे भी, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा 2 दिन पूर्व कि अरविंद केजरीवाल आ गए हैं वाराणसी में, मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है, क्या होगा? तो मैंने उनको बताया कि भाई बनारस में मतगणना नहीं होने वाली, वहां जनगणना हो रही है और अब तक के चुनाव के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले। तो श्री नरेंद्र मोदी जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। वातावरण इस बात की गवाही कर रहा है। तो जो व्यक्ति गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात को देश का सबसे विकसित प्रदेश बना सकता है, मैं समझता हूं कि उससे इतनी अपेक्षा आप जरूर रखिए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद केवल वाराणसी को नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी विकास के मामले में गुजरात जैसा बनाने का काम श्रीमान नरेंद्र मोदी और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक जाकर के अपनी बात कह सकें। 17 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। अब आदमी सारा काम बंद करके केवल रोज घूमने का काम करे तो शायद 2.5 वर्ष लग जाएगा लोगों का दर्शन करने में, हर गांव तक पहुंचने में। कोई ईमानदारी से इस काम को करके देखे तो 2-2.5 वर्ष से कम नहीं लगना। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक जाएं, हर गांव तक पहुंचे, अपनी बात कहें। हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, नेता हैं, वो भी इस कोशिश में लगे। आप जागरूक नौजवान हैं, जागरूक नागरिक हैं, इसलिए आपसे एक प्रार्थना मैं जरूर करना चाहता हूं कि अपना राष्ट्रीय धर्म समझ करके इसमें आप हमारा सहयोग करिए। जिन लोगों तक हम न पहुंच सकें, जहां तक हम अपनी बात न पहुंचा सकें, मेरा निवेदन होगा आपसे कि आप भारतीय जनता पार्टी के इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। अपने गांव में अगल बगल दोस्त मित्र सगे संबंधी और एक मजबूत और निर्णायक सरकार बनाने में मदद कीजिए, क्योंकि ठीक कहा उन्होंने कि ऐसा खतरा देश पर कभी नहीं था। देश की अखंडता खतरे में है। मैं तो मानता हूं कि देश की स्वतंत्रता खतरे में है। मैं पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप मदद कीजिए। इतना ही निवेदन करते हुए आप सबको हृदय से मैं साधुवाद देता हूं कि आप सब यहां इकट्ठे हुए हमारी और हमारे पार्टी के नेताओं की बात सुने। मैं अपनी ओर से, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से और भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर की ओर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। फोकस करना है।